हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शंस 21, 22, 25 और ये क्या है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कि अगर कोई भी नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड होगा तो उनका टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होगा वो हम जानेंगे। या कंटिन्यूइंग ब्रीचेस ऑन टॉर्ट्स कि जब बार बार कोई गलती हो रही होती है या कोई ब्रीच हो रहा होता है तो या ईजमेंट से रिलेटेड जो आपका सेक्शन है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ने वाले हैं कि क्या कहता है। सेक्शन 21 इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग, मतलब सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसकी जगह कोई और, या कोई ऐड करना नया बंदा 1+1 न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तब क्या होता है, वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड। जब कोई सूट को शुरू होने के बाद कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड होता है या सब्स्टिट्यूट होता है तो जो सूट है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सूट से रिलेटेड है, सूट की बातें कर रहा है। शैल एज रिगार्ड्स हिम बी डीम टू बी हैव इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी। इसके हिसाब से ये कह रहा है कि जब अगर कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड या सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको उस दिन से उसका टाइम पीरियड माने जाएंगे कि वो उस दिन से ठीक टाइम मतलब उस केस में घुसा है जिस दिन से उसको उस केस में पार्टी बनाया गया था। जब वो आया, ये नहीं कि जिस दिन से केस फाइल करा तभी से ठीक है, जिस दिन वो आया उस दिन चेक करेंगे कि क्या इसे ऐड कर सकते हैं, क्या इसके अगेंस्ट टाइम जो है बार तो नहीं हो गया है या अलाउड है, तभी उसे ऐड करेंगे। नहीं तो अननेसेसरी किसी को भी हरास नहीं करेंगे क्योंकि प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने पहले नहीं सोचा कि इसकी भी ज़रूरत है। अगर पहले ही नहीं सोचा, पहले डिलीजेंस नहीं दिखाई तो हम बाद में परेशान नहीं करते, लेकिन अगर उसके पास ठीक टाइम पीरियड होता है तो उसे ऐड कर लेते हैं। फिर क्या कहता है, प्रोवाइजो है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट को सेटिस्फाई है कि जो ओमिशन टू इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट था वॉज ड्यू टू अ मिस्टेक और गुड फेथ में। तब कि भाई उसे लगे कि नहीं नहीं जो बंदा कह रहा है चाहे बाद में भी उसने ऐड किया है लेकिन ठीक है उससे गलती से हो गया है, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन कोई फ्रॉड करने की नहीं थी, तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बी डीम टू बी हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन एनी अर्लियर डेट, कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, हम मान लेंगे कि पहले ही वो बंदा आया था, ऐसा हम नहीं कहते कि बाद में है, या ठीक है अगर तुम्हारी गलती है तुम मानते हो गलती से तुमसे हो गया तो ठीक है। सेक्शन सब सेक्शन 2 क्या कहता है, नथिंग इन सबसेक्शन 1, जो भी आपका सबसेक्शन 1 में लिखा है वो अप्लाई होगा। कहाँ पर, वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड owing to assignment or devolution of any interest ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट। ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला जो प्रोविजन है वो उन केसेस में अप्लाई नहीं होगा जहां पर किसी पर्सन को इंटरेस्ट जो है उसको असाइन किया जाता है या उसके ऊपर डिवॉल्व होता है, वहां पर ये सब आपका 21(1) नहीं लगेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी। और वो कब होना चाहिए, जब आपका केस पेंडिंग था तब उसे वो इंटरेस्ट मिलता है, और जब जो प्लेंटिफ है उसको डिफेंडेंट बनाया जाए या डिफेंडेंट जो था उसको प्लेंटिफ बनाया जाए, उन केसेस में आपका ऊपर वाला 21(1) अप्लाई नहीं होता। आपका ये 22(1)(2) जो है अफेक्ट नहीं करेगा लिमिटेशन को अगर वो पार्टी जो है अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं जो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड थे, जो पहले से ही केस में थे, अगर वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं लिमिटेशन एक्ट उनको अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये 21(1) जो है उन्हीं पर ही लागू करता है जो कि कोई भी पर्सन नया आया होता है, कि भाई हम कंसीडर करें कि वो इंडिपेंडेंट आया है, कि उसका जो राइट है वो आज से इंडिपेंडेंटली बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 22। ये क्या कहता है, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग टॉर्ट। जब आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का कंटिन्यूएशन में अगर ब्रीच हो रहा है या टॉर्ट का हो रहा है, तब आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होता है, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस टू रन, हमेशा फ्रेश पीरियड आपका शुरू हो जाता है करना एट एवरी मोमेंट, जब भी वो गलती होती है या ब्रीच होता है, जब भी वो ब्रीच होता है या टॉट होता है, एज द केस में बी कंटिन्यू। मतलब जैसे कि
जो टेनेंट है मान लो, ठीक है, उसे हमने बोला कि भाई मैं तुझे ये आज अपना हाउस दे रहा हूँ, इसको तुझे ना बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रखना है, ठीक है, मैं इसकी रिपेयर करा के दे दी। अगर टेनेंट जो है इसको बार बार खराब कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसका एक कंटिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है, कंटिन्यूएशन में हो रहा है ना, रोज 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 से खराब करता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो द कॉज ऑफ एक्शन इन सच केसेस इज सेट टू बी रिन्यूड फ्रॉम डे टू डे, मतलब कॉज ऑफ एक्शन डे टू डे हमेशा रोज रोज आपका रिन्यू हो रहा है, क्योंकि आज इसने मान लो चेयर तोड़ी, कल उसने मान लो टेबल तोड़ी, फिर परसों उसने सेल्फ तोड़ी, तो कि कंटिन्यूएशन में उसका काम चल रहा है, तो डे टू डे उसका जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो रिन्यू होता जा रहा है, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ से देखते हैं, द प्रोविजो टू सेक्शन 21(1) गिव्स द डिस्क्रिशन टू द कोर्ट, ठीक है, अभी हमने देखा था ना, जो प्रोविजो था वो डिस्क्रिशन देता है कोर्ट को टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर एडिशन ऑफ पार्टीज आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि भाई अगर किसी का टाइम पीरियड निकल गया है और अगर एक पार्टी किसी को ऐड करना चाहती है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है उस पार्टी को ऐड करने के लिए और कंडोन करने के लिए डिले को। सब सेक्शन 1 जो है डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच प्लेंटिफ इज एडेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि अगर किसी को भी कोई असाइन करता है अपना इंटरेस्ट, उस केसेस को ये नहीं लागू होती, बट इज कन्फाइंड टू केसेस वेयर न्यू प्लेंटिफ इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड इन हिज ओन राइट, मतलब अगर इस पर्सन ने अपना जो राइट है इस पर्सन को दे दिया है, उन केसेस में 21(1) आपका लागू नहीं होता, बट अगर ये बंदा ही अपने बारे में बात कर रहा है या इसी को ऐड करते हैं तभी आपका 21(1) ऑफ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके 2 मिनट सोचिएगा ये क्या कहता है। ए लेंड्स मनी टू बी एंड सी, ए ने बी एंड सी को पैसा दिया, कब? 1984 में, ठीक है। ए ने बी के अगेंस्ट केस किया, सिर्फ बी के अगेंस्ट ही केस किया 1987 में, 3 साल का टाइम पीरियड था, उसने 3 साल के टाइम पीरियड में बी के अगेंस्ट केस कर दिया। अब एक पूछता है कि 15 मार्च को 1987 में, अभी 15 दिन बाद ही उसने सी को भी डिफेंडेंट ऐड कर लिया कि भाई मैं सी को भी ऐड करता हूँ, सी को भी तो दिया था पैसा। अब क्या लगता है आपको, क्या ये सूट बार्ड है या नहीं? क्योंकि टाइम पीरियड निकल चुका है, इस पर्सन को उसने पहले ऐड नहीं किया था, तो क्या अलाउड है? Yes, the suit is barred against C as C is joined as a co-defendant after the period of limitation has prescribed. ये क्या कह रहा है कि जो आपका सूट था वो बार्ड था क्योंकि सी को 15 दिन के बाद उसने ऐड किया, ठीक है, जबकि आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुका था। बाकी जो प्रोविजो है उसके साथ तो अलग बात है कि अगर कोर्ट कंडोन कर दे आपका डिले तो कुछ भी अलाउड है, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट के पास, लेकिन वैसे अगर सी को वो केस करना चाहता है तो अब नहीं कर सकता क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं। पार्ट 4 में आपके दिया हुआ है एक्यूजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। इसमें ये जो दिया हुआ ना एक्यूजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को एक्सेस है या यूज हो रहा है कोई लाइट एयर अपनी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, बिना किसी इंटरप्शन के लिए, मतलब कि उसको खुली हवा मिल रही है, एयर मिल रही है बिल्कुल पीसफुली, बिना किसी इंटरप्शन के लिए 20 सालों के लिए, ठीक है, 20 ईयर्स, कोई भी पर्सन की बात हो रही है, या कहीं से भी वाटर कोर्स से या वे से उसे पानी मिल रहा है, ठीक है, जो वो ओपनली इंजॉय कर रहा है बिना किसी इंटरप्शन के लिए 20 साल के लिए, तो वो जो राइट होता है ना उसका उसे यूज करने का वो एब्सोल्यूट हो जाता है और कोई भी उसे डिफीट नहीं कर सकता। वो चीज वो हवा उसकी ही हो जाती है अगर 20 साल से उसे उस जगह से पर्टिकुलरली उस जगह से हवा मिल रही हो तो, ठीक है। इसका मतलब कि अगर यूज करने से हम किसी राइट को एक्वायर कर लेते हैं तो ये जो है आपका 20 साल खत्म होने के विद इन आपका 2 ईयर्स में आपका टाइम पीरियड रिलेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेट पीरियड्स ऑफ 20 ईयर्स शैल बी टेकन टू बी अ पीरियड एंडिंग विद इन 2 ईयर्स,
मतलब कि उस 2 इयर्स में ही एंड हो जाना चाहिए, जिससे पहले आप केस करते हो, मतलब केस अपना सूट जो है इंस्टीट्यूट करते हो कि ये जो राइट है मुझे मिल चुका है बिकॉज ऑफ ईजमेंट। ठीक है, अब ये कहते हैं पहले हमने देखा कि किसी ने भी एनी पर्सन के अगेंस्ट ईजमेंट लिया तो ठीक है, अगर लेकिन हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ईजमेंट हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट ने एक रास्ता छोड़ रखा था, अब 30-40 साल हो गए लोगों को वो यूज करते हुए, तो वहां पे 20 साल में नहीं, लेकिन उन्हें वो 30 साल यूज होना चाहिए। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं 20 साल में, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी पे राइट अपना लगा सकते हैं 30 साल में। ठीक है, उससे पहले नहीं। एनी पर्सन 20 और गवर्नमेंट 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स में आ जाता है। अब हम इसका ना एक्सप्लेनेशन और अच्छे से देखेंगे। ईजमेंट क्या है? इट इज अ नॉन पोजेसरी राइट टू यूज और एंटर, मतलब कि कोई पोजेशन से नहीं, लेकिन आपको किसी की रियल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर मिल जाती है यूज करने के लिए या एंटर करने के लिए बिना पोजेशन के। मतलब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर भी नहीं हो, उसे पोजेस भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बिंदास उसे यूज करते हो और उस प्रॉपर्टी पे घूमते हो। ठीक है, मतलब एक लैंड ओनर दूसरे लैंड ओनर की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है बिना बात के ही, मतलब बिना मजे से एकदम, क्योंकि वो ईजमेंट से अपना राइट वहां पर बना चुका है। अब सेक्शन 2F ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में इसकी डेफिनेशन है ईजमेंट की। ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट से ये राइट नहीं बनता है आपका, यूज से बनता है। इसका मतलब बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव और अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, अपने भले के लिए वो कोई भी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर, कोई और चीज, कोई और लैंड जो किसका है, किसी और का है। और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच टू सबसिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर कोई और कुछ काम कर रहा है या उससे चिपकी हुई है। मान लो कभी कभी पता है क्या होता है, ये मान लो घर है, ठीक है, इस घर वाले ने ना अपना यहाँ पे एक गली निकाल दी पीछे सड़क पे जाने के लिए। वैसे ये इसी के कब्जे में ही थी, लेकिन इसने ना ओपन कर दी ये गली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी एक घर है, अब ये मेन रोड है। ठीक है, लोगों ने ना इस गली को यूज करना शुरू कर दिया आने जाने के लिए, यूज करने के लिए। थी तो इस ए की प्रॉपर्टी, ए ने तो अपने लिए बनाई थी कि भाई पीछे से मैं गेट नहीं लगाता, हर जगह से गेट लगाना मुझे पसंद नहीं, तो मैंने ना साइड पे सड़क दे दी, और इस घर से भी थोड़ा मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, सारी तरफ से खुला हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आने जाने के लिए। लेकिन इसने ना गलती से गेट खुले छोड़ दिए, अब लोगों ने यहाँ पे आना जाना शुरू कर दिया, ये जो प्रॉपर्टी थी अब ये सबकी हो गई, कोई भी एंजॉय कर सकता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, द एंजॉयमेंट फ्रॉम वेरी बिगनिंग बी विजिबल एंड सीक्रेट, मतलब सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, वो देख ही रहा था ना, वो कोई अंधा था 20 साल तक चुप बैठा रहा, अब बैठा रहा, अब बैठा रहता तो हमेशा बैठा रहे। अब द वर्ड्स एज ऑफ राइट का नोट, क्लेमिंग द राइट मस्ट हैव एक्सरसाइज्ड एज इफ ही हैड बीन द ट्रू ओनर विदाउट परमिशन और लाइसेंस। जिस तरह से वो उस चीज को इस्तेमाल कर रहा था ना, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो ही ट्रू ओनर था, और उसे परमिशन वगैरह की तो बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं थी। तो फिर जब जरूरत ही नहीं थी तो वो प्रॉपर्टी, हम यही कहेंगे ना, जब एक बंदा बिंदास इस्तेमाल कर रहा है कुछ को, तो ऐसा ही लगेगा कि उसकी भी है ये। तो इसलिए ना वो ईजमेंट राइट इस तरह से बना लेता है कि भाई ये तो अब सबकी होगी है, कोई तुम इसे छीन नहीं सकते। तो 20 साल तक अगर तुम चुप बैठे हो, हमेशा चुप बैठे रहो। वही गवर्नमेंट की होती तो 30 साल लग जाते, कि 30 साल तक अगर गवर्नमेंट चुप बैठी थी तो अब चुप रहो फिर। अब एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, अगर इफ फॉर 20 years लाइट एंड एयर हैज कम टू प्लेंटिव्स बिल्डिंग, ठीक है, अगर लाइट और एयर जो है 20 साल के लिए प्लेंटिव्स की बिल्डिंग में आ गई है, तो जो कंडीशंस ऑफ 25 जो है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, आपका जो ये एक्ट है कि हवा आ रही है पानी आ रहा है, तो वो फुलफिल हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो, कमेंट हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।